नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज। इस प्रोग्राम में शशि शेखर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक जितेंद्र चौरसिया जी हम लोगों के साथ में हैं। तो हम लोग थोड़ा फॉर्मेट बदल रहे हैं इसके बाद, क्योंकि अभी तक होता ये है कि एक मुद्दे को लेकर के उस पर लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है और उसके बाद निष्कर्ष कुछ निकलता भी है, कुछ नहीं भी निकलता है। बहुत सारी अहम खबरें छूट जाती हैं। तो अब हम लोग चर्चा इस तरह से करेंगे कि दिन भर की जो खबरें हैं, थोड़ा-थोड़ा उसपे प्रकाश डाल के आपके लिए कुछ तथ्य हम लोग जुटाएँ और वो आपके सामने लाएँ। आप लोगों से गुजारिश ये है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमारा बिल्कुल ज़ीरो बजट प्रोग्राम है। इसमें हम लोग अपने-अपने एफर्ट से काम करते हैं, इसमें कोई किसी का डोनेशन हम लोग नहीं लेते, किसी तरह की कोई किसी के पैसे की कोई हिस्सेदारी नहीं है। निस्वार्थ रूप से चूँकि इस दौर में जहाँ बहुत ज़रूरी है कि खबरों को छिपाया जाता है, दबाया जाता है, कुछ तथ्य आपके सामने पेश किए जाएँ, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। शशि शेखर जी हैं, जितेंद्र जी हैं, शुरुआत कर देते हैं कहीं से भी, चूँकि बड़ी खबर अभी तो शशि भाई नज़र आ रही है, जितेंद्र भाई के अब एक तरफ़ा नहीं है, चुनाव होगा स्पीकर के पद को लेकर के। नॉमिनेशन हो गया है कि सुरेश दलित नेता हैं और दलित कार्ड खेल दिया है ख़ास तौर पे विपक्ष ने। अपोजिशन का ये कहना था कि अगर उपाध्यक्ष पद हमको देते हैं तो हम आम सहमति बना लेंगे अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन और ये भी क्लेम है राहुल गांधी का कि राजनाथ सिंह जी से उनकी बातचीत भी हुई है इस बात के लिए। और ये एक लंबी परिपाटी रही है संसदीय लोकतंत्र में कि उपाध्यक्ष का पद मांग रहे थे, वो कह रहे थे उपाध्यक्ष जी। तो उपाध्यक्ष का पद वो मांग रहे थे और ये चूंकि इसलिए मांग रहे थे क्योंकि एक लंबी परिपाटी रही है। गठबंधन के दौर में भी हम लोगों ने देखा, उससे पहले भी, कि वो दिया जाता रहा है कई बार। और इस बार तो विपक्ष चूंकि एक मजबूत स्थिति में है, तो कायदे से इनकी मांग जो है वो जायज लग रही थी कि उपाध्यक्ष का पद इनको आम सहमति से दे दिया जाता और अध्यक्ष पद पर जो भी आते बीजेपी एनडीए की तरफ से उन पर एक आम सहमति बनती। तो मुझे लगता है कि एक आम सहमति बनती तो एक स्वस्थ का उदाहरण पेश होता, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। ये लोग रिजिड है, बीजेपी के लोग रिजिड है कि नहीं अध्यक्ष भी हमारा होगा और उपाध्यक्ष भी हमारा होगा। तो शायद इस वजह से अब कल जो है 26 जून को चुनाव की स्थिति बनी। क्या जितेंद्र भाई आपका क्या कहना है इस पर? क्योंकि मोदी जी की जो सरकार है, उनका जो काम करने का तरीका है वो अब तक के सभी सरकारों से उलट है। तो वो उनका जो ये घमंड है या जो एक हट कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, ये हट। अच्छा, इसमें लोकसभा स्पीकर के चुनाव इसमें लोग इस बार बोल रहे थे कि कोalition की गवर्नमेंट है, बैसाखी की गवर्नमेंट है, लेकिन तेवर मुझे नहीं लगता कि लचीले हुए हैं, क्योंकि वो अभी भी उसी में खेल रहे हैं। विपक्ष को बात तो सबसे की, लेकिन कहा कि फोन करेंगे, खड़गे साहब को फोन ही नहीं किया उसके बाद। और सबसे बड़ी चीज एक ये है कि उन्होंने बिल्कुल अपना जो प्रोटेम स्पीकर वाला मामला, उस पर आप देखिए कैसे उन्होंने नहीं कि शुरू इसको बनाया तो नहीं बनाया। तो लगता नहीं है कि बैसाखियों की सरकार का कोई बहुत असर हो रहा है। वो अभी भी हठधर्मता पे हैं और कब तक ये बर्दाश्त करेंगे इनके सहयोगी, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। देखिए वो कहावत है शेक्सपियर का कि टेस्ट्स एंड हैबिट्स जो है ना वो बढ़ते दम तक आदमी का चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए वो कहा है कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, शेक्सपियर ने। तो थोड़ा वक्त लगेगा इनको भी ये सब सोचने। और क्योंकि देखिए बेसिकली बात क्या है ना कि संसदीय परंपरा में जहाँ जीवी मावलंकर जैसे लोग और आधुनिक समय में देखें तो सोमनाथ दा जैसे लोग थे। सोमनाथ दा स्पीकर थे और उनको उनकी पार्टी ने कहा कि आप हटिए, और इसलिए हटिए क्योंकि वो न्यूक्लियर डील हो रहा था। न्यूक्लियर डील पे उन्होंने अपनी पार्टी का विरोध करके सरकार का फेवर किया था। नहीं, सरकार का फेवर नहीं, उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा स्पीकर हूं और मैं एवं पार्टी हूं, किसी भी पार्टी से अलग हूं। यहाँ मैं किसी न तो अपनी पार्टी और न सरकार का न विपक्ष, मैं प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ अपने दल का। मैं संसदीय परंपरा, संसदीय लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, उसकी गरिमा मुझे बचानी है।
और इसलिए लेकिन सोमनाथ इन्होंने झा ने इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया था, वर्तमान स्पीकर ने तो सारे के सारे सदन के विपक्ष को बाहर फेंक दिया, लिखा पढ़ी बाहर फेंक दिया। एक तो ये था मार्शल की तरह कुछ समय के लिए बाहर कर देना, उन्होंने उनको देखिए बाहर करके और सारे प्रस्ताव पारित करा दिए। ओम बिरला जी माननीय अध्यक्ष है, इस नाते उनका सम्मान है, लेकिन आप देखेंगे तो अध्यक्ष पद हमेशा से बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही जानकार, पढ़े लिखे लोगों को दिया जाता रहा है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी होती है न सिर्फ सदन चलाने की, बल्कि उस संसदीय गरिमा को पूरे विश्व में स्थापित करने की। विश्व के कई देश जो नए नए लोकतंत्र को अपनाए हैं, वो लोग हमारे स्पीकर को बुलाते हैं, समझते हैं कि संसदीय लोकतंत्र कैसे चलता है। जितेंद्र जी शायद बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे। जी शशि भाई देखिए नैतिकता की बातें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे सोमनाथ चटर्जी जी का जिक्र आपने, तो हमारा देश नैतिकता के आधार पे बहुत चला है। कांग्रेस का जो शासनकाल रहा है उसमें भी नैतिकता बहुत देखी गई। चौथी लोकसभा थी और नीलम संजीव रेड्डी जी ने ये कहते हुए कांग्रेस से पद छोड़ दिया था कि मैं स्पीकर यदि बनता हूं, मैं यदि स्पीकर हूं तो मुझे तटस्थ रहना है, और ये जो पद है तटस्थ पद है, इसे मुझे किसी के पक्ष में या टिल्ट नहीं होना है, झुकाव नहीं रखना है। तो उन्होंने पद ही छोड़ दिया था कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, नीलम संजीव रेड्डी जी ने। तो इतिहास में तो कितनी बड़ी बात है ये जी, तो इतनी नैतिकता होती थी आज, लेकिन मोदी जी के शासनकाल में नैतिकता तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। अच्छा, नैतिकता पे एक चीज और ध्यान आई कि सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की बेल की सुनवाई हुई थी, जो स्टे कर दिया हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उसने बातों बातों में बड़ी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि कोई भी बेल को स्टे तो किया ही नहीं जाता, या तो खारिज करिए या बेल बरकरार रहेगी, आपका जजमेंट बाद में आता रहेगा। स्टे कैसे कर दिया? ने किया कि उन्होंने कहा हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया तब तक हम जजमेंट नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने दे दिया आप दे दो। तो जो ऊपरी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसने ये कहा कि वो गलती कर सकते हैं, हम गलती थोड़ी नहीं। इसका मतलब वो गलती है, कहीं ना कहीं बड़ा कटाक्ष है ये। तो देखिए ये आप मत कहिए। मैं सुबह मेरी बात हुई एक राष्ट्रीय चैनल के जो लीगल एडिटर है, जो पिछले 20 सालों से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, वो आज भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंचे हुए हैं इसी मामले पर। हालांकि हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। उनकी टिप्पणी थी, ट्विटर पर भी उन्होंने लिखा और व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मुझसे कहा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी थी हाईकोर्ट के ऊपर, ये बड़ा अनयूजुअल हुआ है, ऐसा कभी हुआ नहीं था और ये पहली बार हुआ है। और ये बड़ा तल्ख टिप्पणी थी कि आप स्टे, मतलब बेल का मैटर है तो आप या तो उसको खारिज कीजिए या स्वीकार कीजिए, उसको आप रिजर्व क्यों रखे हुए हैं? इसमें रिजर्व रखने का नियम रहता है और आज 2 या 2:30 बजे तक से आपको ऑर्डर करना है। तो मैं ख्याल से ये बोलने वाले हैं 1.5 घंटे में ये स्टे वाले मसले पर जो है सुनवाई होगी। वो लंच के बाद हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा इसके। तो हाँ, लेकिन इसमें एक पॉइंट और है विवेक भाई, लीगल, कि पहला जो सुनवाई करना है, पहली जो सुनवाई करनी है हाईकोर्ट को, वो स्टे वाली पर करना है। ईडी ने जो स्टे कराया है कि स्टे, उसमें सुनवाई नहीं होनी है, सुनवाई तो हो गई है, उन्होंने ऑर्डर करना है, फैसला सुनाना है, ऑर्डर करना है। लेकिन इसके बाद एक पॉइंट और बचता है, बेल कैंसिलेशन का। देखिए मतलब लीगल प्रोसेस जो है कितना पेचीदा बनाया गया है, कितना पेचीदा बनाया जा सकता है, उसकी बेहतरीन, इसका एक बेहतरीन मतलब वानगी है ये। शशि भाई, शशि भाई जो भी हो, देखिए जो भी घटनाक्रम चल रहा है, ये बात तो एक पक्की हो गई है कि अरविंद केजरीवाल इतिहास बनाते रहे हैं, और इस सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की कार्य प्रणाली में भी अरविंद केजरीवाल ने इतिहास बना दिया है। जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, मुझे जितेंद्र जी, मुझे ये लगता है कि इस पूरे मसले में उन्होंने ईडी को एक्सपोज कर दिया कि वो किस तरह से कि एक जमींदार के लठैत के रूप में काम कर रही है। ये अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ा साफ कर दिया। निश्चित रूप से है कि किस प्रकार से जुडिशरी में काम होता है, किस प्रकार से हाई कोर्ट एक व्यक्ति के हिसाब से भी फैसला लेता है, ये भी एक्सपोज हुआ है कि किस प्रकार से
फैसले लिए जाते हैं, ये पूरा एक्सपोज किया है अरविंद नहीं केजरीवाल देखिए, ने। इसका जितेंद्र जी मुझे लगता है विवेक भाई कि अगर एक लीगल प्रोसेस में ईडी चलता तो शायद बेहतर होता कि जो जस्टिस न्यायबिंदु ने फैसला दिया उस फैसले का समाज, चूंकि राउज एवेन्यू कोर्ट शायद मुझे लगता है स्पेशल कोर्ट है। नहीं, हाँ नहीं, स्पेशल राउज एवेन्यू कोर्ट स्पेशल कोर्ट है, लेकिन प्रॉपर कोर्ट वही है जहाँ सुनवाई होनी है। वही है, मैं वही कह रहा हूँ, न्याय बिंदु का जो बेंच है वो वैकेशन बेंच है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप बेल का जो ऑर्डर था उसको इम्प्लीमेंट होने देते, और आपको दिक्कत थी तो आप हाईकोर्ट में जाते और उस बेल को चैलेंज करते कि भाई ये गलत बेल है, या हम चाहते हैं कि नहीं इनको बेल नहीं मिले, इनको वापस इनका बेल कैंसिल किया जाए। ये एक बेहतरीन, ये एक लीगल प्रोसेस होता। लेकिन स्टे लगवाना, मतलब उधर बेल मिल रहा है और इधर स्टे लगवाना, ये बताता है कि आप दुर्भावना से ग्रस्त हैं और आप कहीं से रिमोट से संचालित हो रहे हैं। अच्छा, मैंने कल भी आपको कहा था, बड़े मजेदार खेल तो बीजेपी का है कि इधर बेल मिली और उधर मातम चालू, छाती पीट के और चिल्लाना चालू हो गए, ये क्या हुआ और ये तो गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। और जैसे ही उस पर स्टे कर दिया हाईकोर्ट ने, सारे नाचने लगे, सुधांशु त्रिवेदी से लेकर के पूरी बीजेपी एक टांग पे नाचने लगे, और ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। और सबसे बड़ी खतरनाक चीज, आप फिर भस्मासुरों की बात कर रहे हैं। हाँ, वो जो कल आपने जो इस्तेमाल किया था, भस्मासुर एक दिन अपने ही सिर पे हाथ रख लेंगे और खत्म हो जाएंगे। तो आप भस्मासुरों को इतनी अहमियत मत दीजिए। ये भस्मासुर जो पिछले 10 सालों में पाले गए हैं, पोसे गए हैं, ये जब अयोध्या के वोटरों को गाली दे सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने अब देखिए शशि भाई इसमें फिर लौट के चलते हैं कि यार ये जो कार्ड आपने अयोध्या का नाम दिला दिया यार, तो उससे एक चीज समझ में आ रही है कि धीरे धीरे इस देश का खासतौर से पिछड़ा और दलित हिंदू होने लग गया था। उसमें हिंदुत्व की भावना ज्यादा जग गई थी। क्या हम हिंदू हैं? हिंदू होना बुरा नहीं है, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और ये कहा हिंदुत्व के नाते। अब वो हिंदुत्व का नाता उनसे जो छूटा है, इसको अपोजिशन खूब अच्छे से कैश करा रहा है। आप देख रहे हो बिल्कुल बगल में अवधेश प्रसाद को बिठाए हुए हैं अखिलेश यादव सदन के अंदर, और जहां जा रहे हैं अवधेश प्रसाद उनके साथ में बिल्कुल खड़े हुए हैं, और के सुरेश वाला तो मैटर है ही। तो कुल मिलाकर के ये जो दलित तबका है ये वापस न चला जाए, हिंदू तो बना रहे लेकिन हिंदुत्व पे न चला जाए। तो ये दो शब्दों का विशेष रूप से महत्व है, हिंदू और हिंदुत्व, नहीं तो इसको ये लोड होंगे। तो वो हिंदुत्व के नाम पे फिर बरगलाया ना जा पाए, इसका विपक्ष पूरा ख्याल रख रहा है। अयोध्या से एक चीज और याद आया, जितेंद्र जी से इस पर उनकी राय लेनी चाहिए कि कल आचार्य सत्येंद्र दास जी जो मुख्य पुजारी है रामलला मंदिर के, उनका एक बयान आया है। क्या मतलब जितेंद्र भाई, क्या है ये? देखिए सर, जैसे हवा बदलती है ना गर्मी की, तो आदमी कूलर लगा लेता है, और ठंडी की हवा आती है तो रजाई ओढ़ लेता है। ये यही है अयोध्या में, पूरा यही मामला ही है। अब हवा बदल रही है, पानी जो बरसात हुई और रामलला के मंदिर में घुस गया ना, इससे बहुत सारे मायने हैं। मोदी जी की हवा बदल रही है। जितेंद्र भाई मतलब रामलला भी समझ रहे थे कि ये कपटी छली लोग हैं, इन्होंने हमारे साथ छल किया, हमें केवल ये दुकान में रख करके बेचना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इनको सजा दी। रामलला ने इनको सजा दी, हिंदुओं ने सजा नहीं दी इनको, रामलला ने खुद सजा दी, हिंदुओं को दी अकल कि इनसे दूर रहो, ये तो हमें केवल दुकान में रख के बेचना चाहते हैं। आनंद फानन में एक दुकान उन्होंने खूबसूरत सी सजा ली, ऊपर से छत टपक रही है, रेलवे स्टेशन की दीवार गिर रही है। तो केवल इनका प्रोपोगंडा था, जल्दबाजी में जो कर पाए, केवल वोटों का सौदा करना चाहते थे रामलला के नाम पे। बिल्कुल, उन्होंने हिंदुओं को आगाह कर दिया कि इनके चक्कर में मत पड़ो। बिल्कुल 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 विवेक भाई, आप सही कह रहे हैं। देखिए, न्याय प्रकृति करती है, ये प्रकृति का न्याय है, ये प्राकृतिक न्याय है जो रामलला ने कर दिया है। रामलला ने दिखाया कि किस प्रकार से अन्याय का संहार होता है, और किस प्रकार से एक्सपोज किया है उन्होंने। जिस प्रकार से अधूरे मंदिर में उद्घाटन किया गया, रामलला जी को लाया गया, वो पूरी तरह से विफल हो गया है। अब जनता के सामने आ गया है कि मंदिर नहीं बना था, छत टपक रही है, पानी भर गया है, निश्चित रूप से ये सामने आ गया है। अच्छा, अब एक मुद्दा और ले लेते हैं, बड़ा जोर शोर से चल रहा है नीट वाला। तो नेट की परीक्षा तो रद्द कर दी, नीट की परीक्षा रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें मतलब क्या लंबे बड़े बड़े तार ऊपर तक है? मुझे तो लगता है नीट के अगर तार खुलने चालू हो गए तो शायद, क्योंकि लोगों का कहना ये है कि नेट में
2-2.5-3 लाख रुपए का सौदा होता है, नीचे स्तर पे होता है, ऊपर कोई रैकेट। लेकिन नीट का बहुत बड़ा रैकेट है, इसलिए नीट को रद्द नहीं किया और उसकी जांच में कॉपरेट भी नहीं कर रही। बिहार में शशि भाई जो वहाँ की पुलिस जांच कर रही है उसको कॉपरेट भी नहीं कर रही है एनटीए। तो ये भी बड़ा एक पेचीदा है मसला। नहीं, नीट में देखिए 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उससे पहले सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। बिहार ने ईओयू से जांच करवाया, अब सीबीआई आ गई है, तो जांच प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि रोज इसमें नए नए तार, नए नए आरोपी और लगभग 8 से 10 स्टेट की मिली भगत जो है वो दिख रही है। और पॉलिटिकल जो ड्रामा है वो भी शुरू हो गया है। इस पर बीजेपी तेजस्वी यादव पे आरोप लगा रहा है, तेजस्वी यादव बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये सब चलेगा। लेकिन मुझे लगता है अल्टीमेटली इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का जब इंटरवेंशन 8 जुलाई को आएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नोटिस भी जारी कर दिए हैं अब तक, लेकिन 8 जुलाई को उस पर हेयरिंग शुरू होगी, तभी जाकर मुझे लगता है मन में एक संदेह पैदा होता है। मतलब ये कोई इतना छटपट, इतना बचाने में ढाल की तरह क्यों शिक्षा मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो मानव संसाधन मंत्री हुआ करते थे पहले, अब शिक्षा मंत्री हो गए हैं, वो मतलब छप्पर सा ताने हुए हैं कि नीचे तक बारिश की आग या आग की तपिश या बारिश का पानी नीचे तक न जाए। आखिर ये बचाने का प्रयास है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को बचाने का प्रयास है। और दूसरा ये है जितेंद्र भाई, मतलब आप इस पे भी थोड़ा टिप्पणी करिए जब आप बोलेंगे कि तेजस्वी यादव के ऊपर ठीकरा फोड़ने से बनता क्या है। विपक्ष का आदमी है तेजस्वी यादव, और आपकी सरकार में, आपकी चौक चबंद व्यवस्था में अगर वो सेंध लगा दे रहा है तो आपका नकारापन है। वरना तो व्यक्ति को उठा के जेल में भेजो, जो भी, हमें क्या लेना देना भाई तेजस्वी यादव से या किसी और से। अगर जो भी दोषी आप ठीकरा मत करो, आप उठाओ उसके जेल में डालो उसको और उसके खिलाफ कार्रवाई करो। ये टाला मटोली वाला सिस्टम लगता है किसी को बचाने के लिए। विवेक भाई, मैं कोरिलेट करूंगा, ये जो नीट का घोटाला हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में, व्यापम घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था और उसमें 70 से ज्यादा हत्याएं हुई थी और वो केस को दबाया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के ऊपर इनके आरोप लगे थे और बहुत बड़ा एक पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। नीट उससे मिलता जुलता है, लगभग वैसा ही एक घोटाला है। क्योंकि बीजेपी सत्ता में थी और सत्ता के प्रभाव से, लोगों का ऐसा कहना है कि सत्ता मध्य के प्रदेश प्रभाव में से भी कोई एक और घोटाला हुआ है, मैं पढ़ रहा था कल परसों में, दिमाग से उतर गया मेरे। अभी आपने जब जिक्र किया तो मेरे दिमाग में आया, अभी एक और करंट कोई पेपर लीक हुआ है या कुछ भर्ती में कुछ गड़बड़ हुआ है। आप ये मानिए कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये जो पट्टी है, ये घोटालों की एक पट्टी है भाजपा के लिए। भाजपा यदि इन घोटालों की परत यदि खोल दी जाए, व्यापम घोटाले से लेके यहाँ पे एसआई की परीक्षा के घोटाले हैं, बीएड में परीक्षाओं में घोटाले हैं, तमाम घोटालों की एक लंबी फेहरिस्त है। तो नीट का घोटाला, व्यापम का घोटाला, ये एक दूसरे से कोरिलेट है। आज नहीं, ये घोटाले पिछले कई सालों से, जब से भाजपा सरकार में आई है तो बढ़े हुए हैं। शिवराज सिंह सरकार में तो घोटालों की लंबी फेहरिस्त थी और वही पूरा नेटवर्क। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब में, जिसमें एक व्यक्ति कहते हुए दिखता है कि ये तो बहुत लंबे समय से करोड़ों, हजारों करोड़ का एक नेटवर्क है, जो एक संगठित गिरोह है, एक सिंडिकेट है। चाहे वो व्यापम का घोटाला हो या नीट का घोटाला हो, इसमें वही एक सिंडिकेट काम करता है। देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो, जिनका ये कारोबार है, हजारों करोड़ का कारोबार है, अब वो कर रहे हैं। पर इसमें अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है या सरकारें क्या एक्शन लेती है। घोटाला उजागर हो चुका है। एक अंतिम मुद्दा और आज के समय में, आज के दिन डिस्कस कर लेते हैं। और शशि भाई और जितेंद्र भाई, मतलब आप लोग भी अपना ओपिनियन रखें। मेरा ओपिनियन तो ये है कि आतिशी को लेकर के, जो जल मंत्री दिल्ली की, उन्होंने एक्शन किया 4 दिन का, उनकी हालत बिगड़ी और उनको ले जाया गया एम्स। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से मजाक उड़ाया और सनशन का, तो एक मेरे दिमाग में एक प्रश्न ये चल रहा था कि आखिर, चलो आतिशी का एक अनशन को आप बोल सकते हो कि जल मंत्री है, वो एलजी के पास गई, वो हरियाणा सरकार, कोर्ट सब जगह गई, थकार के वो अनशन में बैठ गई, उन्हें सिखाया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है बीजेपी के रिजिम में कि आप कोई भी आंदोलन को, बच्चों के आंदोलन को कह दिया कि इसको विपक्ष बरगला रहा है, आंदोलन की प्रासंगिकता को खत्म करते चले जा रहे हैं। कोई भी आंदोलन करता है, अगर कोई धरना करता है तो वो धरना विपक्ष से प्रेरित है। कहीं अगर कोई बच्चे, स्टूडेंट्स ही अगर इकट्ठे होते हैं, नॉन पॉलिटिकल है, तो उनको टूल किट के जरिए पता नहीं कहाँ से जोड़ देते हैं, विदेशों से, जो सिखों का आंदोलन था, किसानों का, उसको जोड़ दिया कि इसमें पूरा टूल किट इसमें। कुल मिला के आखिर तानाशाही का दूसरा रूप और होता क्या है कि जिस सरकार के रहते
लोग अनशन न कर पाए और उनके अनशन को एक साजिश और षड्यंत्र मान लिया जाए सरकार के खिलाफ, तो बड़ा खतरनाक साइन है। और इसके लिए दोषी तो हम और आप सब हैं, इस देश के जितने लोग हैं वो सारे लोग दोषी हैं। और मैं कल किसी से बात कर रहा था तो मैं ये बोल रहा था कि हमारे यहाँ डिग्रियां हैं, हमारे यहाँ साक्षरता है, हम नाम लिख सकते हैं, हम इबारत लिख सकते हैं, हम किताब पढ़ सकते हैं, हम लेख लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम विचारक हैं, क्या हम चिंतक हैं, क्या हमारे अंदर सोचने और समझने की, आकलन करने की शक्ति है? मुझे लगता है कि देश का बड़ा तबका, खासतौर से नौजवान, वो आकलन करने की शक्ति को खोता चला जा रहा है। देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। जी विवेक भाई, देखिए विरोध, विपक्ष का एक अहम रोल है। पक्ष हो या विपक्ष हो, सही गलत का जो भेद है, अब सही गलत का भेद ही खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जैसा कि आपने जिक्र किया कि यदि किसान आंदोलन करता है, पंजाब से आया हुआ किसान, तो उसको खालिस्तानी कह देते हैं। यदि कोई युवा आंदोलन करता है, अपने रोजगार की बात करता है, तो उसके टुकड़े टुकड़े गैंग का घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई महिला आंदोलन करती है तो उसके चरित्र पे लांछन लगा दिया जाता है। खिलाड़ी आंदोलन करते हैं तो उन्हें विदेश से फंडिंग का आरोप लगा दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी, क्योंकि ये इनकी जो विचारधारा है वो फांसीवादी विचारधारा से मिलती जुलती है, तो ये कभी भी आंदोलन के पक्ष में तो खड़े दिखे नहीं। ये कुचलने वाली सरकार है। ये आंदोलन, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन का मतलब, जो अन्ना का मूवमेंट हुआ था देश में, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, मतलब पूरा कैश कराया उसको। एक गाय को जैसे दूध लेते, सारा दूध निकाल लिया उस आंदोलन का और सत्ता में जा बैठे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो सरकार अभी देश में है, ये आंदोलन नहीं चलने देगी। चाहे उसके लिए उसको साम दाम दंड भेद झूठ कुछ भी परोसना पड़े, ये सरकार आंदोलन नहीं चलने देगी। कुछ नया इस देश में कुछ करना पड़ेगा। एक ऐसा बड़ा आंदोलन, देखिए कोई भी आंदोलन खड़ा होने में एक नई पीढ़ी लगती है, 25-30 साल का समय लगता है। और वो ऊर्जा बनते बनते, जब मुझे लग रहा है, मैं आशावादी कह लीजिए कि मैं आशावादी हूँ, एक ऐसा काल आएगा जब इनका ये पूरी तरह से विफल हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी सरकार, और पिछले 30 साल का एक ऊर्जा मिलेगी, तब एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा इस देश में। और ये भारतीय जनता पार्टी का अंतिम समय होगा, मुझे लगता है। लेकिन तब तक देश का दिवाला निकल चुका होगा। नौजवानों को सोचना पड़ेगा। भाई, मैं थोड़ा सा इसमें आपने जो कहा आंदोलन को लेकर के, मैं थोड़ा सा उल्टा एक पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ कि जब ये किसी भी आंदोलन को डिफेम करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये खूब डिफेम करें। जो कह सकते हैं, ये किसानों को खालिस्तानी कहें और टुकड़े टुकड़े गैंग कहें, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, छात्रों को, महिलाओं के आंदोलन को, दलितों के आंदोलन को, जितना डिफेम कर सकते हैं करें। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि एक प्रचंड बहुमत की सरकार, 350 की सरकार, 303 पार्टी वाली सरकार अगर आज 240 पर आई है तो इसी वजह से आई है। क्योंकि लोगों, जब किसान 1 साल दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे और मेन स्ट्रीम मीडिया तक ने उसको भाव नहीं दिया, तो सरकार को लगा कि कुछ नहीं कर पाएंगे ये। लेकिन हिंदुस्तान एक बड़ा अजीब देश है, इतना अद्भुत देश है कि जिसको गांधी जी पूरी तरीके से नहीं समझ पाए थे। गांधी जी ने जब अपना पूरा जीवन लगा दिया, बावजूद इसके वो दक्षिण तक नहीं पहुंच पाए, दक्षिण में उनका प्रभाव नहीं बन पाया। तो ये इस देश को जानने का और चलाने का कोई दावा अगर एक व्यक्ति करता है तो मूर्ख है, महामूर्ख है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में या फिर टोटलिटी में जो चुनाव परिणाम आया है, 240, 60, 63, 65 सीटों का जो लॉस हुआ है, वो इनके इसी एरोगेंस की वजह से हुआ है। भूख से बड़ी कोई क्रांति नहीं होती है, बेरोजगारी और महंगाई से बड़ी कोई क्रांति का आधार नहीं हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में सशस्त्र क्रांति या हिंसात्मक क्रांति के लिए कोई स्थान कभी रहा नहीं। यहाँ ज्यादातर मूक क्रांतियां हो जाती है। इंदिरा जैसे लोगों को रातों रात लोग बदल देते हैं, पता ही नहीं चलता। मतलब बिना एक बूंद खून गिरे इतनी बड़ी सत्ता, लौह महिला, दुर्गा और जाने क्या किया, उनको हटा दिया जाता है। तो
मुझे लगता है कि जो काम ये लोग कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूं कि दिन दूना रात चौगुना इसी तरीके से ये लोग ये काम करें, हर आंदोलन को डिफेम करे, हर आंदोलन को कुचले। मतलब ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, और जितना शक्ति से कुचल सकते हैं कुचले। कुचलें, और कुचलने का परिणाम ये होगा कि नौजवान कुछ उसके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि, और मैं ये भी मानता हूँ कि इस देश के लोग अधिकांश जनता भले उच्च शिक्षित न हो, विचारक न हो, लेकिन इसी देश की महान जनता ने इंदिरा जैसी तानाशाही को खत्म किया। इसी देश की महान जनता। शशि भाई वो दौर कुछ और था। मुझे आज भी याद है, बचपन में जब हम अपने गांव जाते थे तो गांव में एक जगह आग जलाई जाती थी, सारे बुजुर्ग इकट्ठे होते थे, और बुजुर्ग वो जो मुश्किल से कभी स्कूल का इन्होंने मुंह देखा होगा, वो बीबीसी लंदन पे सुनते थे चौधरी चरण सिंह ने क्या बोला, राजनारायण ने क्या बोला, वो सुनते थे कि देश की दिशा किस तरफ। आज के नौजवान के मतलब एक अंधी दौड़ में वो शामिल है, और वो ठहर के नहीं, विवेक भाई ब्लेम मत कीजिए। मुझे अच्छी तरह याद है 2011 का अन्ना आंदोलन, मुझे खुद भरोसा नहीं था। जब आपको याद होगा, जब हम लोग एक एक नेता के पास अरविंद केजरीवाल जाते थे समर्थन मांगने, शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में, कि भाई हमारा ये जन लोकपाल है, आप इसको सपोर्ट करिए। और बाद में चेतनालय की वो बैठक मुझे याद है, जिसमें अन्ना हजारे का फोन आया था कि मैं अनशन पे बैठूंगा, और वहीं से सारी रणनीति अरविंद केजरीवाल की बदल गई थी। तो मुझे खुद यकीन नहीं था कि क्या देश के युवा, आज के युवा, 2011 के युवा, क्या जो फेसबुक और ट्विटर वाले युवा हैं, वो इस आंदोलन को सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखिए क्या हुआ, इतिहास बदल गया। मतलब तो भाई सही कह रहे हैं। मैं इसमें एक लाइन अंतिम जोड़ता हूँ सिर्फ, इस देश के लोग बहुत ही वाकई बहुत टॉलरेंट हैं। वो बहुत पीठ पर लात सह लेते हैं, पेट पर भी थोड़ा लात सह लेते हैं, और तब तक सहते हैं जब तक सहने की 1% गुंजाइश भी उसके भीतर हो। लेकिन जब वो सहन शक्ति की सीमा खत्म हो जाती है, तो फिर वो ये नहीं देखते कि सामने कौन है। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। आपने शायद मेरी आंखें भी खोल दी। मैं बहुत जल्दबाजी में और भूल गया 10 साल पहले क्या हुआ था, 10-12 साल पहले इस देश में क्या हुआ था। नहीं, मुझे लगता है इतने गैप की जरूरत नहीं है, जल्दी कुछ होता रहना चाहिए। मैं शायद इस वजह से हूँ, तो नहीं, मेरी आंखें खुली हैं, और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि देश का नौजवान चिंतनशील है, लेकिन इतना टॉलरेंट नहीं होना चाहिए, इतनी बर्दाश्त नहीं। 75 साल एक लोकतंत्र के लिए पलक झपकने के बराबर होता है, तो इसको चलने दीजिए। बहुत अच्छे बदलाव हो रहे हैं। और मेरे एक मित्र हैं बड़े, वो सनातन के बड़े अच्छे ज्ञाता है, तो अयोध्या की हार को उन्होंने बड़ा अच्छा डिकोड किया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या के लोग, तो अयोध्या वासी ऐसे हैं जिन्होंने राम को भी शासक नहीं माना, और एक व्यक्ति के कहने पर राम को, सीता को वनवास भेजना पड़ा। वहां एक कुत्ता था, उस कुत्ते ने जब दरबार में गुहार लगाई तो राम को वही न्याय देना पड़ा जो कुत्ते ने सजेस्ट किया था। वो वाल्मीकि रामायण में उसकी कथा है। तो हिंदुस्तान की तासीर भी यही है, हम सर पे भी चढ़ते हैं और सर से उतारना भी जानते हैं। कोई इस मुगालते में न रहे, मैं परमात्मा का भेजा हुआ हूँ। यहाँ हर व्यक्ति में परम ब्रह्मा है, बिल्कुल हर चेतन में परम ब्रह्मा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। माफ कीजिए, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया। बिल्कुल ठीक। आपने मेरी आंखें खोली, और मैं चूंकि 10 सालों में निराश हो चुका था। तो अब जितेंद्र भाई इस पे ये समाजवादी हैं, इन्होंने लोहिया को बहुत पढ़ा है। लोहिया ने निराशा के कर्तव्य भी बताए थे, तो मुझे एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा। पढ़ा तो मैंने शायद छोड़ बैठा कि निराशा के समय के अपने कर्तव्य होते हैं कि आदमी को धैर्य के साथ परिस्थितियों को संभाल के रखने की जरूरत होती है। विवेक भाई, शशि भाई ने बहुत ही बढ़िया विस्तृत बताया हमें। देखिए, हम तो तैयार हैं 30-40 साल के लिए, आने वाले 30-40 साल तक इंतजार करने के लिए हम तैयार हैं। ये सतत लड़ाई है, निरंतर लड़ना पड़ेगा। बहुत धीमी लड़ाई है, पर बदलाव होगा। इस उम्मीद के साथ हम सब लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे भी। बिल्कुल यकीनन। मजे की बात यह है कि ये सरकार जो आंदोलन ब्रूटली कुचल रही है, आंदोलन नहीं होने देना चाहती है, ये 50वीं वर्षगांठ मना रही है
आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ, रात गई बात गई हो गई इमरजेंसी, लोगों ने सजा दे दी। आप उसको याद दिला करके क्या फिर खौफ लोगों में पैदा करना चाहते कि हम भी हैं, ये वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब आप लोगों के पास अगर कोई याद रखने दीजिए, याद रखने दीजिए। अच्छा है कि उनको याद है, उनको आपातकाल भी याद रखना चाहिए और आपातकाल के बाद की जो घटना थी उसको भी याद रखना चाहिए। तो शशि भाई ठीक है, फिर देखने वाले सारे लोगों को प्रणाम करते हैं और इसी के साथ कि हम लोग अब इसी फॉर्मेट में लाएंगे, दिन भर की कुछ कुछ बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हमें जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तो आपसे पैसा भी मांग लेंगे। अभी हम लोग अपने अपने पैसे से काम चला रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार।